वेलकम है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। और आज मैं आपके साथ जो बीएनएस के लेक्चर सीरीज़ मेरी कंटिन्यू चल रही है, उसी लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके साथ बीएनएस का चैप्टर नंबर 14 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ठीक है, मतलब मिथ्या साक्ष्य देना और अपराध विरुद्ध पब्लिक जस्टिस, लोक जस्टिस के विरुद्ध, मतलब लोगों का न्याय ना हो पाए ऐसे अपराध और मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस, ये इस चैप्टर का टाइटल है। तो मैं इसी को आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत रिलेवेंट सेक्शन है और ये मुख्यतः प्री में ज़्यादा आता है। प्री में ये कई तरीके से आता है, किस सेक्शन में दिया गया है, कब फॉल्स एविडेंस में माना जाएगा, कब फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस होगा। तो इसमें कई टाइप आते हैं क्वेश्चन के, तो उसको आज हम समझेंगे सरल शब्दों में कि हम इसे कैसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो सेक्शन 226 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, और 226 तक जो हमने कंप्लीट किया है वो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और फिर उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था ऑफ ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। एंड आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन नंबर 227 है बीएनएस का, वो कहता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। हूएवर बीइंग लीगली बाउंड, कोई भी व्यक्ति जो कानूनी तौर पर क्या है, बाध्य है, जो कानूनी तौर पर बाउंड है, लीगली बाउंड बाय एन ओथ, या तो शपथ के द्वारा वो बाध्य है, उसने शपथ ले ली है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, शपथ ले ली है, और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ लॉ, या किसी कानून के एक्सप्रेस प्रोविज़न के तहत वो बाध्य है कि वो क्या कहेगा, टू स्टेट द ट्रुथ, कि वो सच कहेगा, और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक ए डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, या किसी विषय पर वो अपना डिक्लेरेशन देगा। मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, और वो अब बयान करता है, तो कैसा बयान कर रहा है, वो एक मिथ्या बयान कर रहा है, एक फॉल्स स्टेटमेंट वो दे रहा है। मतलब सेक्शन में क्या बोला है, बहुत सिंपल सी भाषा है कि कोई व्यक्ति क्या है, कानूनी तौर पर बाध्य है कि वो क्या देगा, वो कोई स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट कैसा देगा, स्टेटमेंट वो ट्रूथ देगा, जो स्टेटमेंट सत्य है, सत्य वचन ही वो कोर्ट में बोलेगा, ठीक है। वो क्यों बोलेगा, क्योंकि या तो वो किसी ओथ, किसी शपथ के द्वारा वो बाध्य किया गया है, या किसी कानून में एक्सप्रेस प्रोविजन के तहत वो बाध्य है। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति क्या कह रहा है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक है। एंड विच ही ईदर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स, और वो ये जानते हुए कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, सच नहीं है, वो झूठ है, वो जानता है या वो विश्वास रखता है कि जो वो अपना जो बयानी वो कर रहा है, जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, वो सच नहीं है, वो झूठ है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, ठीक है। तो देखिए कोई भी स्टेटमेंट तब तक वो गवाही नहीं होती, जब किसी भी बयान को हम तब तक गवाही नहीं कह सकते जब तक कि उस बयान को हम सा शपथ ना कह दें। मतलब जब हम किसी स्टेटमेंट को ऑन ओथ कहते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो साक्ष्य बन जाता है, वो एविडेंस में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 1 पे। अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज। अब इस धारा के तहत, इस सेक्शन के तहत, स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के तहत, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट कैसा होगा, चाहे वो वर्बल होगा, चाहे वो बयान बोलकर दिया जा रहा है या अन्य तरीके से लिखकर भी, बोलकर भी, साइन बनाकर भी। मान लीजिए कोई नहीं बोल पाता, ठीक है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, वो साइन बना देता है यस का, नो का, तो वो भी इसमें आएगा क्योंकि अदरवाइज वर्ड इसमें ऐड किया गया है। अब एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन प्री का है कि आप जो एविडेंस दोगे सेक्शन 227 में
जो बताए गए आईपीसी में उसमें कौन से स्टेटमेंट आते हैं, वर्बल आते हैं, रिटन आते हैं, या हर तरीके के आते हैं, तो आप कहोगे कि उसमें अदरवाइज भी स्टेटमेंट कवर होते हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes the thing which he does not believe, as well as by stating that he knows the thing which he does not know. मतलब a false statement as to the belief of the person attesting, मतलब वो गलत बयानी, वो मिथ्या बयान जो उसके बिलीफ में है, जो उसके विश्वास में है, जिसको वो जान रहा है, अटेस्टिंग मतलब जो गवाही दे रहा है, ठीक है, इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, मतलब अगर आपकी ये बिलीफ में है, आप ये जानते हो कि मैं जो दे रहा हूं वो क्या है, मिथ्या बयान है, ठीक है, एंड अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव द थिंग विच ही डज नॉट बिलीव, ठीक है, मतलब उन चीज़ों को जो वो विश्वास नहीं करता उसके बारे में भी बता रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा होता है, मतलब गलत बयानी, जिस पर मुझे बिलीफ नहीं है। मुझे बिलीव नहीं है कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे बिलीव नहीं है कि उस संस्था में अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जाके एडमिशन ले लो, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर यही स्टेटमेंट मैंने ऑन ओथ कर दिया है तो ये एविडेंस बन जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन, बिलीफ है ना, मेरा बिलीफ क्या होता है, भगवान पर बिलीफ है, भगवान पर भरोसा है, इसी तरीके से अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति के बिलीफ पर वो स्टेटमेंट फॉल्स है जो अटेस्टिंग कर रहा है, जो अटेस्टिंग मतलब जो साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, एंड अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ फॉल्स एविडेंस, गलत मिथ्या साक्ष्य का वो गिल्टी हो जाएगा। ये स्टेट करता है, अगर वो क्या स्टेट करता है कि जिस चीज़ के बारे में उसको नहीं बिलीव है उसके बारे में वो बोल रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, मतलब उससे खुद विश्वास नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन दूसरे को क्या कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है कर सकते हो, बिलीव है उसे, आप जाओ करो इसे, ठीक है, अच्छी कोचिंग है पढ़ सकते हो, अच्छा कॉलेज है पढ़ सकते हो, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, या पता है कि नहीं है लेकिन फिर भी पता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, फिर भी क्या बोल रहा है कि हाँ जाके पढ़ सकते हो आप। तो ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन 2 है। तो सिंपल सा बस ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति जब ऑन ओथ या किसी एक्सप्रेस प्रोविज़न के द्वारा बाध्य हो कि उसको जो भी बोलना है वो सच बोलना है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति ये जान रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है या मेरे विश्वास में वो सच नहीं है, और फिर भी वो ऐसा बोलता है, तो उसे कहेंगे कि उसने एक फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ये सेक्शन 227 कवर करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज़, मतलब बी का कोई क्लेम था 1000 रुपये का जेड के अगेंस्ट, हो सकता है बी को पैसा वसूलना हो 1000 रुपये जेड से, ठीक है। फॉल्सली स्वेयर्स, फॉल्सली स्वेयर मतलब कसम खा लेता है, गलत कसम खा लेता है ट्रायल में, दैट ही हर्ड जेड, उसने जेड को सुना था, ये एडमिट करते हुए कि बी का क्लेम है, ठीक है, मतलब जेड ये एडमिट कर रहा है कि हाँ बी का जो क्लेम है 1000 रुपीज़ का वो है, ठीक है। ये हैज़ गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो मतलब देखो उसने क्या गलत कसम खाई, गलत ओथ खा के उसने ओथ खा के गलत बयान दे दिया, तो ये क्या है, ये फॉल्स एविडेंस में आ गया, ठीक है। जिसके बारे में वो जानता ही नहीं, उसके बारे में उसने बिलीव दे दिया कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने सुना था कि ये ऐसा इसको बोल रहा था, उसने ऐसा एडमिट किया था, तो जानता है कि उससे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है कि हाँ इसने ऐसा, मैंने सुना था कि इसने एडमिट किया था कि जेड क्या बोल रहा था कि हाँ बी का क्लेम मेरे ऊपर है, ठीक है। तो गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। ए बीइंग बाउंड बाई एन ओथ, ए क्या है, ए किसी ओथ से क्या है, बाउंड है, शपथ से बाउंड है कि वो जो बोलेगा सच बोलेगा। जैसे यार आप फिल्में देखते हो, फिल्मों में आप सुनते हो कि मैं गीता की शपथ खाता हूँ कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ये वही है, ठीक है। ए बीइंग बाउंड बाई एन ओथ, ए क्या है, ओथ से बाउंड है कि वो सच बोलेगा। स्टेट्स दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी द हैंडराइटिंग ऑफ जेड, मतलब जो एक निश्चित जो सिग्नेचर है, जो एक सिग्नेचर है वो मेरे विश्वास में, मेरे बिलीव में, ही बिलीव्स
बिलीव करता है कि वो किसका है, जेड का है, वो कोई व्यक्ति है जिसका नाम जेड है, ये उसका सिग्नेचर है। वट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी दी हैंड राइटिंग ऑफ जेड, जिसका कि उसे विश्वास नहीं है कि वो जेड का है, मतलब वो एक झूठा विश्वास दिला रहा है, एक झूठा विश्वास दिखा रहा है कि ये जेड की हैंडराइटिंग में सिग्नेचर है, जबकि उससे उसका विश्वास क्या है, सच क्या है, उसे पता है कि ये जेड की हैंडराइटिंग नहीं है। ठीक है, हियर ए स्टेट्स दैट विच ही नोज टू बी फॉल्स, यहाँ पे ए ने क्या स्टेट किया है, ए ने ओथ के बावजूद क्या स्टेट किया है, क्या बयान दिया है, उसने फॉल्स दिया है, उसे विश्वास ना होते हुए भी उसने विश्वास दिलाया है कि ये जेड का है, तो यहाँ पर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। बाकी एग्जाम्पल है ए डूइंग द जनरल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग। भाई जैसे लिखावट है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप अपने फ्रेंड की लिखावट को सिग्निफाई कर आप अपने फ्रेंड की लिखावट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, आप समझ कह सकते हो कि उसकी कॉपी देखे कि हाँ ये मेरे फ्रेंड की राइटिंग है या मेरे फ्रेंड की हैंड राइटिंग ये नहीं है। ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो वो एग्जाम्पल है ए नोइंग द जनरल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग। ए जानता है कि जेड की हैंड राइटिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, स्टेट्स दैट, कौन, ए स्टेट करता है दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड, कि ये जेड के सिग्नेचर है, ये जो हैंड राइटिंग जो सिग्नेचर किया गया है ये जेड की हैंड राइटिंग के सिग्नेचर है। ठीक है, ए इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी सो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गुड फेथ वर्ड का यूज हुआ है। जिस भी इलस्ट्रेशन में गुड फेथ आ जाए, जिस भी इलस्ट्रेशन में गुड फेथ आ जाए, आंख बंद करके नो ऑफेंस हो जाएगा। गुड फेथ मतलब जहां भी गुड फेथ आ जाए, ठीक है, वहां पर तो अपराध बनता ही नहीं है, ये समझ लो, इसके ऊपर कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। तो यहाँ पर ए इन गुड फेथ बिलीव्स इट टू बी सो, ए को क्या है, गुड फेथ मतलब किसी भी तरीके का मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, किसी भी तरीके की उसकी इंटेंशन नहीं थी, कैसी, अपराध करने की। गुड फेथ में मुझे तो लग रहा है कि ये जेड की हैंडराइटिंग का है, गुड फेथ। ठीक है, हियर एज स्टेटमेंट इज मेयरली एज टू हिज बिलीफ एंड इज ट्रू एज टू हिज बिलीफ। जहां तक मुझे लग रहा है ये जेड की हैंडराइटिंग में है। ठीक है, इतना ही उसने बोला है। ठीक है, एंड देयरफॉर एल्दो द सिग्नेचर में नॉट बी द हैंडराइटिंग ऑफ दैट, ए हैज नॉट गिवन फॉल्स एविडेंस। भाई जहां पर भी गुड फेथ का वर्ड आ जाएगा, गुड फेथ आ जाए, वहां पर आंख बंद करके नो ऑफेंस पे टिक कर देना कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप पढ़िएगा। अब आते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री का है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किस सेक्शन में है? बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, फैब्रिकेटिंग और गिविंग में गलत टिक करके चले जाते हैं, तो इसको याद रखना कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किस में। गिविंग फॉल्स एविडेंस देना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स, फैब्रिकेट मतलब बनाना होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। Whoever causes any circumstances to exist or makes any false entry, ठीक है, किसी परिस्थितियों का, किन्हीं परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, ठीक है, या कोई फॉल्स एंट्री करता है इन एनी बुक और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या कोई मिथ्या एंट्री कर देता है, मिथ्या रिकॉर्ड बना देता है किताब में। ठीक है, जैसे कि ए और बी की मित्रता है, बी किसी दिन अपने जॉब पर नहीं आया था, ए ने क्या किया, अटेंडेंस रजिस्टर में बी का प्रेजेंट लगा दिया, तो ये क्या, एक फॉल्स एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये फैब्रिकेशन हुआ, ये फॉल्स एविडेंस को बनाया गया है। ठीक है, इंटेंडिंग दैट, इंटेंशन क्या थी, दैट द सच सर्कमस्टांसेस फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट में अपीयर इन एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि कल को अगर न्यायिक प्रक्रिया में ये सवाल उठता है कि क्या पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम बी प्रेजेंट था, तो रजिस्टर को प्रोड्यूस कर देंगे और कोर्ट से कहेंगे सर देखिए इसमें तो प्रेजेंट लगा है, इट मींस बी प्रेजेंट था, ये इस इंटेंशन से करी गई है, कॉमा, और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय अ लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने वो दस्तावेज प्रोड्यूस हो सकता है, तो फॉल्स रिकॉर्डिंग, फॉल्स एंट्री कर दो, जिससे कि फ्यूचर में अगर मुझे प्रूफ करना पड़े तो मैं प्रूफ कर पाऊँ। इस वजह से, और बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के समक्ष भी अगर प्रोसीडिंग हो तो भी उसमें फॉल्स एविडेंस के मैं इस फॉल्स एंट्री के बेस पे अपना पक्ष रख पाऊँ, इस वजह से की हो। एंड दैट सच सर्कमस्टांसेस, फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट सो अपीयरिंग इन एविडेंस मे कॉज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग इज टू बी फॉर्म एन ओपिनियन, और मेरी इस फॉल्स एंट्री फॉल्स रिकॉर्ड की वजह से
जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो कोर्ट में जज हो, पब्लिक सर्वेंट हो या आर्बिट्रेटर हो, वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सके। ठीक है। Upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricate a false evidence। बहुत सिंपल से शब्दों में ये सुन लो, मतलब किसी तरीके की किसी भी रिकॉर्ड में, कोई बुक हो, रिकॉर्ड हो, उसमें आप कोई फॉल्स एंट्री कर देते हो, फॉल्स रिकॉर्ड जनरेट कर देते हो कि इसलिए आपने करा कि आपका क्या इंटेंशन है, कल को अगर कोर्ट में मुझे बुलाया गया तो मैं इस रजिस्टर को प्रोड्यूस कर दूंगा और मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। कल को अगर मुझे किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने बुलाया गया तो मैं इस रजिस्टर को प्रोड्यूस कर दूंगा जिसमें मैंने फॉल्स रिकॉर्ड किया है, फॉल्स एंट्री करी है, तो मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। ठीक है। आर्बिट्रेटर के सामने ऐसा होगा तो मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा और इन्हीं सब बेसिस पे वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेगा और मैं मुकदमा जीत लूँगा। तो अगर ऐसा करने के लिए आपने कोई एंट्री, गलत एंट्री कर दी है या कोई ऐसे परिस्थितियों को आपने जनरेट कर दिया है जो वाकई में नहीं थे और आपने मिथ्या तथ्यों को जनरेट कर दिया है, परिस्थितियों को जनरेट कर दिया है, तो ऐसे जनरेशन को क्या बोलेंगे? फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। ठीक है। इस सेक्शन 228 में कवर होता है। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए पुट्स ज्वेल्स, ए क्या रख देता है? ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, आभूषण, इनटू अ बॉक्स, एक बॉक्स में जो कि जेड का है। बॉक्स किसका है? जेड का है। ए क्या रखता है? ज्वेलरी रखता है उस बॉक्स में जो जेड का है। ठीक है। इंटेंशन, विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, इस इंटेंशन के साथ कि वो ज्वेलरी उस बॉक्स में मिले। ठीक है। एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, और जिससे कि जेड को क्या हो जाए? कन्विक्शन हो जाए, सजा हो जाए। किस चीज की? चोर होने की सजा उसको मिल जाए, चोरी की सजा लगे किसके ऊपर? जेड के ऊपर। ए हैज फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, यहाँ पर ए ने एक एविडेंस फैब्रिकेट किया है जो कि फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन पे, ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक। भाई शॉप बुक रहती है, अकाउंट रहती है, लेजर बुक होती है शॉप में, उसमें ए ने क्या करा है? एक फॉल्स एंट्री कर दी है। ए ने फॉल्स एंट्री कर दी है इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस इन अ कोर्ट। कोरोबोरेटिव मतलब क्या होता है? सपोर्टिव एविडेंस। ठीक है। जैसे बोला जाए आप उस दिन शॉप पर नहीं आए थे तो आपकी सैलरी काटी जाती है। आप तो फिर वो व्यक्ति जिसने फॉल्स रिकॉर्ड करा है बुक में, अपना सपोर्ट रखने के लिए, पक्ष को रखने के लिए रजिस्टर ले गया कोर्ट के सामने कि सर ये देखिए मैं तो यहाँ पे प्रेजेंट था, मेरी अटेंडेंस यहाँ पे लगी है। तो ये क्या है? ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस इन अ कोर्ट। ए हैज फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। ठीक है। तो ये फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। 227 गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। 228 फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। ठीक है। पनिशमेंट फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट। जो भी इंटेंशनली आशायित फॉल्स एविडेंस देगा किसी भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रिया की किसी भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा या बनाएगा और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, उसको किसी भी प्रकार की कारावास हो सकती है जो कि 7 साल तक की होगी, और जुर्माना तो होगा ही होगा जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं। अगर किसी अन्य जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए, देखिए ये तो बोला है कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में अगर आप फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस करते हो तो सेक्शन 229 क्लॉज 1 लगेगा। अगर आप न्यायिक प्रक्रिया से हटकर किसी और प्रक्रिया मीन्स पब्लिक सर्वेंट के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने, अगर आप ऐसी फैब्रिकेशन या गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस कर रहे हो तो उस केस में आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो किसी प्रकार की भी हो सकती है और जो सजा होगी वो 3 साल तक की हो सकती है, जुर्माना 5,000 तक का होगा ही होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 पे आ जाते हैं। अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अ ट्रायल, कोर्ट मार्शल आपने सुनते हैं जो आर्मी में होता है कोर्ट मार्शल, उसको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मानेंगे, ये बोला गया है। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रीलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ लॉ प्रीलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग्स मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कि डायरेक्ट किया गया है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है। इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। दो दैट इन्वेस्टिगेशन विल नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन का आदेश हुआ है कोर्ट के द्वारा
एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रीलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग से पहले जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट हुआ है, भले ही वो कोर्ट के समक्ष ना हो रहा हो, उसे भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानेंगे। ए इन एन, अब देखिए जैसे एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ, जैसे इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो ओल्ड सीआरपीसी थी उसमें हम सबसे पहले क्या होता था कि ऑफेंस होता था, सेक्शन 2N होता था। ऑफेंस होने के बाद अगर हम ऑफेंस होने के बाद हम उसको जिसे कहते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता था तो हम एफआईआर की तरफ अग्रसर होते थे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और अगर नॉन कॉग्निजेबल होता था तो हम एनसीआर की तरफ फॉरवर्ड करते थे, जाते थे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, अगर हम थाने पे गए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वहां पर हम एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। मान लीजिए अगर एफआईआर वो दर्ज नहीं करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद, दो कंडीशन दी गई है सेक्शन 157 1A 1B, जिसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ऑफिसर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। वो कुछ रीजन है, लेकिन अगर वो रीजन भी नहीं है और उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर आगे जाते थे किसके पास, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में आप एसपी के पास जाते थे। एसपी के पास से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता था, फिर आप सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष अपने आप को प्रोड्यूस करते थे, अपीयर होते थे और बताते थे कि सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे साथ एक संज्ञेय अपराध घटा है, उस संज्ञेय अपराध की सूचना मैंने अपने जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में देने की कोशिश करी, मैं गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं एसपी साहब के पास गया, 154 में उन्होंने मना कर दिया, मैं आपके पास अब सेक्शन 156(3) के तहत आपके समक्ष आया हूँ अपनी जो मेरी ग्रीवियंसेस है उसको बताने के लिए। तो ये क्या हुआ, अब मान लो उसके बाद उस सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ठीक है, ये भी बात समझ लो कि जब 156 के थ्रू डायरेक्शन होता है एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने का, तो केवल इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन नहीं होता है, वो उसमें एफआईआर इंक्लूड रहती है, क्योंकि विदाउट एफआईआर दर्ज किए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो एफआईआर लिखेगा फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करेगा। तो इससे ये क्या है, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आ जाएगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन 2 में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब जैसे ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग व्हेदर जेड ऑट टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल, मतलब ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग whether Z ought to be committed for trial makes an oath statement which he knows to be false. As this inquiry is a judicial proceedings, A has given false evidence. ठीक है, एक इंक्वायरी हो रही थी, ए इन एन इंक्वायरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, एक इंक्वायरी हो रही थी मजिस्ट्रेट के समक्ष फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग, इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए, इस चीज को असर्टेन करने के लिए कि वेदर जेड ऑट टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल, कि जेड को ट्रायल के लिए कमिट किया जाए कि ना किया जाए। ठीक है, और ए ने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट कर दिया ओथ पर, शपथ उसने बयान दिया जो कि फॉल्स था। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। एज दिस इंक्वायरी द स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसने जो है फॉल्स एविडेंस दिया है। एक्सप्लेनेशन 3 पे आते हैं। ए एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट इन द स्टेट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, दो दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट। सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट किया गया है बाय अ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट की अथॉरिटी के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। और दो दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर द कोर्ट, भले ही वो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के समक्ष ना हो रहा हो। यार जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है क्या कोर्ट के प्रीमिसेस में करती रहती है, कोर्ट के समक्ष तो नहीं होता ना, कोर्ट के आदेश पे वहाँ होता है जहाँ पे स्पॉट है, जहाँ पर अपराध घटा है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों का 161 का बयान लेंगे, 164 का बयान लेंगे, 164 का बयान कोर्ट लेगी, 161 का बयान पुलिस लेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब 230 पे आते हैं, सेक्शन नंबर 230, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, मतलब आपने किसी ट्रायल में ऐसा साक्ष्य दिया है जो कि आप जानते हो कि वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये जानते हुए भी आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी बयानी करी है जो कि गलत बयानी है, फॉल्स है और फॉल्स एविडेंस हो गया,
और उस फॉल्स एविडेंस के बेस पे किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मीन्स फांसी की सजा हो गई, तो उस पर ये सेक्शन हमें बता रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं। Whoever gives और फैब्रिकेट, जो देता है या जो फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस, उसका इंटेंशन है कि देयर बाई टू कॉज और नोइंग इट, और यह जानता है कि ऐसा करने से क्या होगा, एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज कैपिटल by the law for the time being in force in India shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also liable to be fined which may extend to 50,000 rupees। मतलब कोई व्यक्ति ऐसी मिथ्या साक्ष्य देता है, ये जान उसका इंटेंशन है या वो ये जानकारी रखता है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट, कन्विक्शन हो सकता है, फांसी की सजा हो सकती है। तो उस व्यक्ति को अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, ठीक है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना 50,000 तक का हो सकता है, ठीक है, फाइन तो हो गई होगा। इफ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड, अगर इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो गया है, कन्विक्टेड हो गया है और एग्जीक्यूटेड हो गया है ऐसे फॉल्स एविडेंस के कारण, मतलब उसको क्या हुआ, उसको सजा हुई और उसको फांसी पर चढ़ा भी दिया गया, ठीक है, और फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे ये सब हुआ है। द पर्सन हु गिव सच फॉल्स एविडेंस, तो ऐसे व्यक्ति जिसने ऐसा फॉल्स एविडेंस दिया है उसको भी क्या हो सकती है, डेथ पनिशमेंट हो सकती है, या जो पनिशमेंट ऊपर दी गई है मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 साल तक, और जुर्माना जो 50,000 तक होगा ही होगा, ठीक है। 232 पे थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी व्यक्ति को धमकी देना कि तुम्हें ये बोलना है, गलत तुम्हें बयानी करनी है कोर्ट में, गलत साक्ष्य देना है तुम्हें कोर्ट में। Whoever threatens another with an injury to his person, मतलब जो व्यक्ति किसी को क्या देता है, थ्रेटन, धमकाता है, ठीक है, कि तुम्हें इंजरी कर देंगे, तुम्हारे किसी व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, चोट पहुंचा देंगे, टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन whom that person is interested, मतलब अगर तुमने गलत बयानी नहीं करी, तुमने अगर झूठ नहीं बोला तो या तो तुम्हें हम मार देंगे या तुम्हारे किसी उस व्यक्ति को जिसमें तुम्हारा क्या है, एक रिलेशन है, तुम्हारा रिलेशन है बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय जैसा भी रिलेशन है, उसको मार देंगे जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसको मार देंगे, किडनैप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। करने को क्या बोल रहा है, गलत बयानी, फॉल्स एविडेंस आपको कोर्ट में देना है, इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, और आशा क्या है कि वो व्यक्ति क्या करे, मिथ्या साक्ष्य दे, ठीक है, विद और विदाउट फाइन, ठीक है, सॉरी, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो इस केस में उस व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को ऐसे धमका रहा है गलत मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों होगा, ठीक है। अब if innocent person is convicted and sentenced in consequences of false evidence referred to in subsection 1 with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with same punishment and sentenced in the same manner as to the same extent and as such innocent person is punished in sentence। अगर किसी व्यक्ति के धमकाने से किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिए हैं और उस वजह से कोई इनोसेंट व्यक्ति को सजा हुई है, तो वही सेम सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने ऐसा धमका के मिथ्या साक्ष्य करवाया है, बुलवाया है कोर्ट में, ठीक है। 233 पे आता हूं। यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, यूजिंग एविडेंस, हूएवर करेक्टली यूजेस, जो भी इस्तेमाल करता है, हूएवर यूजेस, जो भी ऐसे फॉल्स एविडेंस को यूज करता है करेक्टली और अटेम्प्ट करता है, टू यूज करता है या प्रयास करता है ऐसे फॉल्स एविडेंस को इस्तेमाल करने का, एज अ ट्रू और जेन्युइन एविडेंस, एनी एविडेंस विच ही नोज टू बी फॉल्स और फैब्रिकेटेड, और ये जानते हुए इस्तेमाल कर रहा है कि ये एविडेंस क्या है, फॉल्स है या फैब्रिकेटेड है, ठीक है, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव और फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, उसको उसी तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा मानो उसी ने वो फॉल्स एविडेंस दिया है या उसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है, ठीक है। इशूइंग और यूजिंग साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, केवल आप इसको टाइटल और इसका नंबर पढ़ लेना। यूजिंग एज टू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, ये भी आप पढ़ोगे, नॉट रिलेवेंट। यूजिंग एज टू सच डिक्लेरेशन कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स एविडेंस इंफॉर्मेशन। देखिए सेक्शन 238 आप एक बार रीड कर लेना, मैं इसका आपको सार बता देता हूँ कि इसका एक जिस्ट क्या है इस सेक्शन का।
कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। ये आपका सेक्शन नंबर 201 है। अगर आप आईपीसी पढ़ो तो ये 201 है आईपीसी में, ये अब 238 में। इसमें क्या है कि एविडेंस को मिटा देना, ठीक है। कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, हूएवर नोइंग, जानते हुए, या हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, ये जानकारी रखते हुए, दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अपराध कमिट हो गया है, मर्डर हो गया है मान लो आप, कॉजेज एनी एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस टू डिसअपीयर, किसी एविडेंस को, उस अपराध से जुड़े हुए किसी साक्ष्य को मिटाना। क्या ऑफेंस हो, क्या एविडेंस हो सकते हैं? डेड बॉडी को ही मिटा देना, जिसका मर्डर किया है उसी को गड्ढे में दबा देना, मिट्टी डाल देना, हथियार को छुपा देना, जला देना, उस स्पॉट को साफ कर देना जिससे कि किसी पुलिस को किसी प्रकार का भी यहाँ से वो कुछ भी आभास ना हो पाए कि यहाँ कोई ऑफेंस घटा है। तो इसे क्या कहते हैं? डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है। विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, इंटेंशन क्या है कि ऑफेंडर को बचाया जाए, ठीक है, फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट से, ठीक है। मर्डरर को बचाया जाए किससे? लीगल पनिशमेंट से, ठीक है। और विद दैट इंटेंशन गिव एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव टू बी फॉल्स, या ऐसी कोई जानकारी देना, इंटेंशन वाइज ऐसी कोई जानकारी देना जो कि क्या है? फॉल्स है और वो जानता है कि ये फॉल्स है। शैल इफ द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव टू हैव बीन कमिटेड इज पनिशेबल विद डेथ, अगर ऑफेंस कैसा है? ऑफेंस ऐसा है कि उसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ है। और आपने जानते हुए या विश्वास रखते हुए क्या बोला है? झूठ बोला है, फॉल्स एविडेंसिंग करी है इंटेंशन वाइज, ठीक है। तो पनिशमेंट होगी किसी भी तरीके की हो सकती है, जो कि 7 साल तक की होगी, जुर्माना हो सकता है। अगर ऑफेंस कैसा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की हो सकती, 10 साल तक का हो सकता है, तो पनिशमेंट कैसी होगी? 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी होगा। अगर पनिशमेंट कैसी है, ऑफेंस कैसा है? इम्प्रिजनमेंट है जो कि 10 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो पनिशमेंट कैसी होगी? 1/4 होगी लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। इसमें इस सेक्शन में जो रिलेवेंट है वो केवल उसका नंबर और उसका टाइटल। कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस किस सेक्शन में आता है? आईपीसी में 201 में है, बीएनएस में 238 में है, काम खत्म, मेंस में नहीं आता, ठीक है। सेक्शन 239 भी आप पढ़ लेना, रिलेवेंट नहीं है। और बाकी इसमें और कोई इसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है 245 तक। सेक्शन 246 पढ़ लेना, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, कोर्ट में फॉल्स क्लेम करना, ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ाने की, एक बार रीड कर लोगे हो जाएगा, केवल प्री में आएगा ये, इसका टाइटल नंबर याद रख लेना। और हार्बरिंग ऑफेंडर 249 इंपॉर्टेंट है, हार्बरिंग ऑफेंडर सेक्शन 249 ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। हार्बरिंग ऑफेंडर मैंने आपको बताया हुआ है, सेक्शन 212 में था पहले आईपीसी में, ठीक है। टू 250 टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, ऑफरिंग गिफ्ट ऑफ रिस्टोरेशन प्रॉपर्टी। 249 वेरी रिलेवेंट, इसको आप पढ़ लेना। हार्बरिंग ऑफेंडर मीन्स किसी भी व्यक्ति को जो कि अपराध किया हुआ है, हमें पता है कि ये अपराधी है और ये जानते हुए भी हम उसको क्या दे रहे हैं? पनाह दे रहे हैं। पनाह मतलब क्या होता है? फूड, शेल्टर, क्लॉथ, पैसा, रहने की जगह, छत, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कहते हैं हार्बरिंग ऑफेंडर, ठीक है। बाकी कुछ भी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे रीड आउट किया जाए। इंडेक्स जरूरी है, इंडेक्स आप सारा पढ़ेंगे, इंडेक्स मीन्स आप एक एक सेक्शन का नंबर, टाइटल आप पढ़ेंगे, ठीक है। और रिलेवेंट सेक्शंस वो आपके सामने आएंगे जो कि आप टेबल बनाओगे। मैंने कई बार बता दिया है, बीएनएस और आईपीसी का जुड़ा हुआ एक टेबल, एमसीक्यू बेस्ड वो टेबल होगा। जो भी सेक्शन आपके प्री एग्जाम में आए हैं उन्हीं से जुड़े हुए आईपीसी के सेक्शन और बीएनएस के सेक्शन टेबुलर फॉर्म में बना के टाइटल और उनके नंबर टेबुलर फॉर्म में बना के वो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक करता हूँ। नेक्स्ट जो भी सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करूँगा वो आपको वीडियो में मिल जाएगा।
और बाकी आप सेक्शन नंबर 249 रिलेवेंट पढ़ लीजिएगा। बाकी आप 255 260 मैं बता देता हूँ। बाकी आप इसमें जो है केवल टाइटल और नंबर याद रखो, बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। 249 आप पढ़ लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैंने और सब पढ़ाई दिया है, और बाकी जो आगे के सेक्शन है इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल इनके नंबर और इनके टाइटल वो याद रखो, उससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ न्यू चैप्टर नंबर 15। जो भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी सेक्शन से, मैंने पढ़ाया है या मैंने उसे आपको पढ़ने के लिए बोला था, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ वो टॉपिक को क्लियर कर दूँ। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू।